हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर और पुष्प की संरचना। पुष्प से आप लोग भली भांति परिचित हैं। एंजियोस्पर्म पादपों की सर्वाधिक आकर्षक संरचना ही पुष्प होता है। एंजियोस्पर्म के पुष्प के आकार, रंग एवं स्वरूप में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यानी ये सूक्ष्मतम भी हो सकता है और विशालतम भी हो सकता है। एंजियोस्पर्म्स में जो सूक्ष्मतम पुष्प है, स्मॉलेस्ट फ्लावर है, वो है वुल्फिया प्लांट का पुष्प, जो माइक्रोस्कोपिक होता है। इसके विभिन्न भागों को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। जबकि रफलीशिया का पुष्प विश्व में विशालतम पुष्प माना जाता है। पुष्प आकारिकी की दृष्टि से रूपांतरित प्ररोह है, जिस पर पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। पर्व संधियों पर उपस्थित पत्तियाँ पुष्प के विभिन्न अंगों के रूप में कार्य करती हैं। इस चित्र में आपको पुष्प की संरचना दिखाई दे रही है। पौधे की पुष्पीय प्रावस्था या फ्लावरिंग फेज कार्यकी तथा आकारिकी रूप से अत्यधिक जटिल होती है। इसके अंदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के पार्ट पाए जाते हैं और ये परिपक्व होकर फल एवं बीज का निर्माण करता है। पुष्प के समारंभन के समय यानी उत्पन्न होने के समय वेजिटेटिव शूट अपेक्स फ्लोरल अपेक्स में परिवर्तित हो जाती है। पुष्प अक्ष, जिस पर पुष्प के सभी अंग लगे रहते हैं, रेसेप्टिकल कहलाता है, और जिस पर पुष्प के सभी अंग स्पाइरल या चक्रदार रूप में वर्ल्ड क्रम में पाए जाते हैं। इसमें स्टेराइल तथा फर्टाइल दो तरह के अंग पाए जाते हैं। पुष्प सामान्यतः जिन शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं तथा इन्फ्लोरेसेंस पर पुष्प वृंत से जुड़े रहते हैं। वृंत युक्त पुष्प को हम सवृंत या पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं तथा वृंत रहित पुष्प को हम ससाई या अवृंत पुष्प कहते हैं। कुछ अवस्थाओं में पुष्प सॉलिटरी यानी अकेले भी पाए जाते हैं, इन्हें हम एकल पुष्प कहते हैं। पुष्प के पुष्पासन पर इस चित्र में आपको पुष्प का अनुदैर्ध्य काट दिखाया गया है और इसके पुष्पासन पर, पुष्पासन वह भाग है जो पेडिसल से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर हमें बाह्य दल, दलपुंज, पोमंग और जायंग आसानी से नजर आ रहे हैं। प्रत्येक चक्र के एक भाग को, जैसे बाह्य दल है तो उसके एक भाग को हम सेपल कहेंगे, दलपुंज है तो उनके एक भाग को हम पेटल्स कहेंगे या दल कहेंगे। इसी तरह से अगर ये चारों चक्र उसमें मिल रहे हैं तो वे एक पूर्ण पुष्प कहलाता है। सबसे बाहर का भाग अगर हम देखते हैं तो वह बाह्य दलपुंज का है। बाह्य दलपुंज के जो भाग होते हैं वह बाह्य दल या सेपल्स कहलाते हैं। आकारिकी रूप में अगर हम देखते हैं तो बाह्य दल पत्तियों का रूपांतरण है। सामान्यतः बाह्य दल छोटा, पत्तियों के समान हरा होता है, जो नवोदित पुष्प कलिका के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अनेक पुष्पों में जैसे ट्यूलिप या आइरिस के जो पुष्प होते हैं, बाह्य दल दलपत्रों के समान रंगीन हो जाते हैं और परागण के समय कीटों को आकर्षित करने का यानी दलों का काम भी करते हैं। कुछ पुष्पों में बाह्य दल दंत के समान या डेंटेट या शल के समान स्केली या रोम यानी हेरी रूप में भी पाए जाते हैं। अगला भाग जो अत्यंत आकर्षित होता है, लाल रंग का आपको इस पुष्प में दिखाई दे रहा है, वह है कोरोला या दलपुंज। यह पुष्पीय पत्रों का दूसरा चक्र है। ये बाह्य दल तथा पुंकेसरों के मध्य उपस्थित होता है। ये अनेक दलों का बना होता है और दलपत्र अत्यंत आकर्षक होते हैं। इनका प्रमुख कार्य कीटों को पुष्पों की ओर परागण के लिए आकर्षित करना होता है। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंजों को हम सामूहिक रूप से परिदलपुंज यानी पेरियंथ भी कह सकते हैं। मोनोकॉट्स के अंदर चूँकि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम विभेदित नहीं कर सकते हैं, दोनों संरचनाएं समान होती हैं, समान पर्णों की बनी होती हैं, इसलिए वहाँ पर इन्हें पेरियंथ या परिदलपुंज कहा जाता है और इसके प्रत्येक भाग को परिदल कहा जाता है। अगला भाग यानी यहाँ से इसके जनन चक्र शुरू होते हैं। एंड्रोशियम यानी पुमंग या नर जाया जननांग है। पुमंग के एक भाग को हम पुंकेसर कहते हैं, स्टैमन कहते हैं, और स्टैमन 3 भागों से बना होता है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि स्टैमन के
नीचे एक वृंतनुमा संरचना होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और इसके ऊपर हमें एंथर लोब लगे हुए दिखाई देते हैं। ये एंथर लोब फिलामेंट पर जहाँ जुड़ते हैं उसे कनेक्टिव या योजी कहा जाता है। एंथर लोब यानी परागकोश जिनके अंदर असंख्य परागकण पाए जाते हैं और ये परागकण एक नर युग्मकोद्भिद बनाने का काम करते हैं। अगला भाग है जो आपको एक तरफ पुष्प की संरचना की एक तरफ दिखाई दे रहा है, पिस्टल या मादा जननांग या गाइनेशियम। गाइनेशियम कार्पल्स का बना होता है। इसमें एक या एक से अधिक कार्पल्स पाए जाते हैं। अगर इसमें एक कार्पल पाया जाता है यानी अंडप पाया जाता है तो इसे एक अंडपी या मोनोकार्पलरी कहते हैं। दो पाए जाते हैं तो बाइकार्पलरी या द्विअंडपी कहलाता है। और अगर एक से अधिक पाए जाते हैं तो दो से अधिक पाए जाते हैं तो उन्हें हम मल्टी कार्पलरी यानी बहुअंडपी भी कहते हैं। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं जो प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। इसके ऊपर हमें स्टाइल मिलती है और स्टाइल के ऊपर हमें स्टिग्मा यानी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। इस चित्र में आपको पुष्प के जननांग आसानी से दिखाई दे रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पिस्टल में स्टिग्मा है जहाँ पर पोलन अटैच होते हैं। स्टाइल है जो लॉन्ग ट्यूब के समान संरचना होती है और ओवरी है जो अंडप प्रोड्यूस करने का काम करती है और एग के अंदर अंडप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जी भाग। इसी तरह से नर जननांग आपको दिखाई दे रहा है। नर जननांग पोलन ग्रेन बनाने का काम करता है, नर युग्मकोद्भिद बनाने का काम करता है। पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। जो नर जननांग है उसके विभिन्न भाग एंथर और फिलामेंट आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पर एंथर फिलामेंट से जुड़े हुए हैं वह भाग योजी या कनेक्टिव कहलाता है। इस तालिका में मैंने प्रयास किया है कि आपको पुष्प के विभिन्न भाग एक ही स्थान पर मिल जाएं, उनके कार्य एक ही स्थान पर मिल जाएं। सर्वप्रथम पेटल हैं जो कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। सेपल्स हैं जो पुष्प कलिका को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। पेडिसल जिसे यहाँ पीटियोल लिखा गया है क्योंकि पुष्प को एक स्तंभ की ही संरचना माना गया है। तो ये पुष्प को हवा में खड़े रखने का कार्य करती है, हेल्प करती है, जिससे ये कीटों को आसानी से आकर्षित कर सकें। कई पुष्पों के अंदर हमें मकरंद ग्रंथियाँ या नेक्ट्री मिलती हैं जो मकरंद उत्पन्न करने का काम करती हैं और कीटों को आकर्षित करने का काम करती हैं, जिसकी गंध से कीट आकर्षित होते हैं। स्टेमन यानी नर जननांग, इसके तीनों भाग एंथर हैं, फिलामेंट हैं, योजी हैं। एंथर पोलन सेक्स परागकोश पाए जाते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। फिलामेंट इसको सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। मादा जननांग या कार्पल जिसके तीन भाग हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी सरफेस का बना होता है और इस पर पोलन ट्यूब्स ग्रो होती हैं यानी पोलन ग्रेन चिपकते हैं। और स्टाइल या वर्तिका ये ट्यूब लाइक संरचना होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़े रखती है और जिसके अंदर पोलन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण होता है और उसकी वृद्धि होती है। अंतिम संरचना है ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल या बीजांड उत्पन्न होते हैं जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन सब चक्रों के आधार पर हम पुष्पों को परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंप्लीट या इनकम्प्लीट यानी पूर्ण या अपूर्ण भी कह सकते हैं। अगर पुष्प में दोनों जननांगों में से एक जननांग उपस्थित है तो वह इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाता है और जो भी जननांग उसमें उपस्थित है उसी के आधार पर उसको नामांकित किया जाता है। जैसे अगर उसके अंदर स्टैमन प्रेजेंट है तो वह नर पुष्प कहलाता है और अगर गाइनेशियम प्रेजेंट है तो वह मादा पुष्प कहलाता है। इसी तरह से पूर्ण एवं अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प वे होते हैं जिनमें ये चारों चक्र यानी बाह्य दलपुंज, स्टेम, नर जननांग और
मादा जननांग उपस्थित होते हैं। और इनकम्प्लीट अपूर्ण पुष्प वह होता है जिसमें इन चारों में से कोई एक चक्र मिसिंग होता है, अनुपस्थित होता है। इसी तरह से पुष्पों को हम एकलिंगी या द्विलिंगी भी बोल सकते हैं। एकलिंगी पुष्प वे होते हैं जिनके अंदर डिस्टिंक्ट एक ही जनन संरचना मिलती है, मेल या फीमेल। उसी के आधार पर उनको प्लांट्स को भी नाम दे दिया जाता है। अगर नर जननांग उपस्थित है तो वह नर पादप कहलाता है, और अगर मादा जननांग उपस्थित है तो वह मादा पादप कहलाता है। मोनोशियस यानी द्विलिंगी, जिसमें एक पादप के अंदर ही हमें दोनों संरचनाएं, मेल एंड फीमेल दोनों जननांग मिलते हैं। इस चित्र में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से पुष्प के अंदर के भाग उपस्थित होते हैं और बाहर की तरफ से ये भाग किस तरह से दिखाई देते हैं। इसी चित्र में आपको सबसे नीचे एक छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम ब्रैक्ट या सहपत्र कहते हैं। ये संरचना है जहाँ पर पेडिसल पेडंकल से जुड़ता है, वहाँ पर अगर कोई पर्णनुमा संरचना हमें निकलती हुई दिखाई देती है, लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वह सहपत्र कहलाती है। सहपत्र के ऊपर ही अगर कोई संरचना हमें दिखाई दे रही है तो वह सहपत्रिका कहलाती है। इसके अलावा कई बार पुष्पों में हमें कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज के नीचे भी एक अलग से संरचना दिखाई देती है, जैसा कि हम मालवेसी कुल के पादपों में यानी गुड़हल, भिंडी आप लोगों ने देखा है, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस आपने देखा है, सभी परिचित हैं इससे। चाइना रोज भी इसे हम कहते हैं। इसके बाह्य दलपुंज के नीचे हमें एपिकैलिक्स यानी परिदल मिलते हैं। ये एपिकैलिक्स बाह्य दल के समान ही संरचना है, इन्हें हम अनुबाह्य दल कहते हैं। और ये बाह्य सहपत्रिकाओं से बनी शल्कीय संरचनाओं के रूपांतरण से बनती है। इस चित्र में आपको ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल आसानी से देखे जा सकते हैं। ब्रैक्ट जहाँ पर पेडंकल पेडिसल से जुड़ा है वहाँ पर पत्तीनुमा संरचना है, जबकि ब्रैक्टियोल ब्रैक्ट के ऊपर पेडिसल पे अगर एक और संरचना हमें मिल रही है तो वह सहपत्रिका कहलाती है। इस चित्र में आपको बोगनविलिया का फ्लावर दिखाया गया है। इसमें सहपत्र जो कि बाह्य दलपुंज के नीचे मिलते हैं वो अत्यधिक बड़े होकर आकर्षक हो गए हैं और कीटों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बोगनविलिया का पुष्प बहुत छोटा पुष्प होता है और सहपत्रों से ढका हुआ रहता है। तो ये पुष्प की एक पूर्ण संरचना का विवरण है। अगली बार हम पढ़ेंगे इसके विभिन्न भागों के रूपांतरण।